हालांकि सुमित दिखने में किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं था, बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग था, लेकिन वह इस बात को भी झुठला नहीं सकता था कि उसकी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वेल इसी बीच जल्द ही अरमान ने आस्था को उन सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आस्था ने अपनी नजरें झुका ली थी। तब दादाजी कहने लगे, अच्छा बेटा, मैं तो यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो कि मेरे बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब आप लोगों के साथ शॉपिंग पर चल सकूं। तो आप सब लोग यहीं से सीधा शॉपिंग पर निकल जाओ और ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा, तुम अरमान के साथ जाओ, ठीक है बेटा। और तब दादाजी आस्था की ओर देखकर कहने लगे, तुम इस शहर में नहीं हो बच्चा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आस्था ने किसी मासूम से बच्चे की तरह अपने गर्दन हिला दी। तभी ध्रुव कहने लगा, डोंट वरी दादाजी, मैं आस्था भाभी का ख्याल रखूंगा। इन फैक्ट अरमान भाई वाली गाड़ी में मैं आगे बैठ जाऊंगा और उनके साथ ही शॉपिंग पर चला जाऊंगा, क्योंकि ध्रुव ने डिसाइड किया था कि वो सब अरमान की गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाएंगे और बाकी गॉड्स वगैरह की वहां कोई जरूरत नहीं है, वो सब संभाल सकते हैं। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, दादाजी घूरकर ध्रुव को देखने लगे, मानो कि वो उसे कहना चाह रहे हो, बेवकूफ, तुझे कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है। लेकिन ध्रुव तो दादाजी की बातों का मतलब समझ ही नहीं पाया था, ना ही वो उनकी आंखों के इशारे देख पाया। वह तो सबसे पहले जाकर अरमान की गाड़ी में फ्रंट की सीट पर बैठ गया था। सुमित, आहान और आकाश ने भी अपने सर पर हाथ मार लिया। कहीं ना कहीं वो सब दादाजी की आंखों को देख चुके थे, लेकिन अब उनके पास भी अरमान की गाड़ी में बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी अरमान की गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसमें ऑलरेडी 12 से 13 लोग आराम से आ सकते थे, और ये तो केवल 5 ही थे। तो बीच वाली जो सीट थी वहां पर उन्होंने अरमान और आस्था को बैठने के लिए जगह दे दी थी। उसके ठीक पीछे वाली सीट पर आहान, आकाश और सुमित बैठ गए थे, और आगे वाले सीट पर ध्रुव ऑलरेडी बैठ चुका था। तब दादाजी अरमान की ओर देखते हुए कहने लगे, बेटा याद रखना, बहू को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ सब कुछ नया है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। अब तो अरमान मन ही मन में और भी ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि जब से आस्था आई है उसके दादाजी ने उसके बारे में एक बार भी बात नहीं की थी। वो सिर्फ और सिर्फ आस्था के बारे में बात कर रहे थे, उसकी ही फिक्र कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात अरमान को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे अपना गुस्सा कब और कैसे कहाँ निकालना है। वे जल्द ही अरमान ने कुछ गार्ड्स को दादाजी के साथ सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना कर दिया था, और खुद भी वह अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन आस्था अभी भी बाहर खड़ी हुई थी, किसी ने उसे बैठने के लिए कहा ही नहीं था, और वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोने लगी, क्योंकि इस तरह से भला वह कैसे बैठ सकती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कहाँ बैठे, उसे कुछ पता भी नहीं था। तभी ध्रुव ने आस्था को कश्मकश में देख लिया था, और फटाफट से उसने कहा, अरे भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो, आइए बैठिए। फिर वो अरमान की ओर देखकर कहने लगा, अरमान भाई, भाभी के लिए दरवाजा खोल दीजिए, शायद उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोलना नहीं आता है। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, अरमान ने खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखा, मानो कि वो अभी और इसी वक्त उसे अपनी आंखों से ही जला राख डालेगा। लेकिन ध्रुव समझ चुका था कि अरमान उसके बात सुनकर गुस्सा हो गया है, इसीलिए उसने इस तरह से नाटक किया मानो कि उसने अरमान की गुस्से पर ध्यान ही ना दिया हो। वेल, अरमान अब इरिटेट हो चुका था। फिलहाल उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने सभी गार्ड्स को अपने सबको वहां से वापस भेज दिया था। वेल, जल्दी अरमान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था, और आस्था का गला सूखने लगा था, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर समेत 6 मर्द उस गाड़ी में मौजूद थे और आस्था अकेली थी, तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। आते टाइम तो वो दादाजी के साथ आ गई थी, लेकिन अब इतने सारे आदमियों के बीच उसका बैठना बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी अरमान ने गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, क्या सारा दिन तुम्हें यही वेस्ट करना है, जल्दी फटाफट बैठो, तुम्हारे चक्कर में वैसे भी मेरा आज का दिन बर्बाद हो चुका है। अरमान ने बड़े ही गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज को नॉर्मल ही रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके भाई के सामने वह आस्था को ज्यादा डांटे, ताकि कभी वह उसकी शिकायत दादाजी से कर दें। क्योंकि भले ही वह चारों के चारों अरमान से डरते हों, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके दादाजी उनसे हर बात कैसे निकलवा लेते थे। आखिरकार वो उसके ग्रेट दादाजी है। तभी आहान पीछे वाली सीट से बोला, भाभी आप क्यों का बाहर खड़ी है, प्लीज बैठ जाए, चलिए चलते हैं। जैसे आहान ने ये कहा, आस्था ने हल्की सी स्माइल सी करी दी, और जल्दी से वह अरमान से पूरे 3 सीट की जगह छोड़कर बिल्कुल खिड़की से सटकर बैठ गई थी। वही अरमान ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा, और मन ही मन में सोच रहा था कि मुझसे डर के तो इस तरह से बैठी है जैसे इसे मैं अभी से खा जाऊंगा। वेल, जल्दी ही गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। वहीं आस्था बिल्कुल चुपचाप खामोशी से सामने की ओर देख रही थी। पूरी की पूरी गाड़ी में ऐसा लग रहा था मानो कि एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था, जिसे अब आहान और ध्रुव दोनों ही इरिटेट हो गए थे। आकाश और सुमित शांत स्वभाव के थे, लेकिन ध्रुव और आहान थोड़े से चुलबुले से थे। आहान ने पीछे बैठे बैठे ही ध्रुव को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, यार हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या किसी की मेहनत में जा रहे हैं, भाभी के साथ पहली बार गाड़ी में इस तरह से जा रहे हैं,
और कितना अजीब सा लग रहा है। तभी ध्रुव टेक्स्ट किया, तुम फिक्र मत करो, मैं आगे इसीलिए बैठा हूँ ताकि थोड़ा सा माहौल ठीक कर सकूं, और वैसे भी डेविल किंग का गुस्सा तो तू जानता है ना, लेकिन फिलहाल मुझे पता है कि आस्था भाभी के सामने वह अपने असली अवतार में नहीं आएंगे। तो इसीलिए ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर प्लेलिस्ट ऑन कर दिया और जल्दी ही गाड़ी में एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना बजने लगा। अब जैसे ही ये वाला गाना गाड़ी में बजा, ध्रुव तो अपने दोनों हाथों को उठाकर एंजॉय करने लगा और साथ ही वो भी गाना गाने लगा था। पीछे से आहान भी शुरू हो गया, वो एंजॉय करने लगा, लेकिन अब बीच में अरमान गुस्से से खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगा था। अचानक डांस करते करते ध्रुव को अपने शरीर में गर्मी से महसूस हुई और साथ ही उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। ध्रुव का हैरान हो गया, इतनी एयर कंडीशनर गाड़ी में भला इस तरह से पसीना क्यों निकल रहा है। और जैसे ही उसने इधर उधर देखा, फिर पलटकर अरमान की ओर देखा और अरमान की आंखें एकदम लाल सुर्ख थी। अब तो ध्रुव बुरी तरह से काम गया था। फटाफट से उसने गाना चेंज कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा गाना शायद आस्था और अरमान पर फिट बैठ रहा है, इसी वजह से अरमान अब थोड़ा सा उस गुस्से में है, तो फटाफट से उसने गाना चेंज कर दिया। लेकिन तभी वहीं आस्था, जो कि गाना सुनने के बाद आंखें बंद करके एंजॉय कर रही थी, अचानक से गाना बंद होने पर सामने वाली सीट की ओर देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तभी एक और गाना वहां बजने लगा था। अब जैसे ये गाना बजा तो अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वही ध्रुव तो अपने दांतों से हाथ के नाखून काटने लगा और वह मन ही मन में सोचने लगा, FM वालों को आज यही सब गाने बजाने जरूरी है थे क्या। ऐसा लग रहा है कि सारे गाने पीछे बैठे इस एंग्री यंग मैन पर फिट बैठ रहे हैं। अब ध्रुव चिढ़कर सोचने लगा, एक बार बस आज इस गाड़ी से उतर जाऊं, उसके बाद इस गाड़ी में मैं सिर्फ इंग्लिश गानों की ही प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा ताकि उनका मतलब किसी को समझ में भी ना आए। हुनहा। वही आहान ने जल्दी ही ध्रुव को मैसेज कर दिया, क्या कर रहा है भाई, तू देख रहा है ना, इस गाड़ी में एयर कंडीशनर होते हुए भी हम सबको पसीना आ रहा है, इस बात का मतलब समझ रहा है ना तू। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव ने आगे बढ़कर फटाफट से गाना ही बंद ही कर दिया था। वही आस्था उदास हो गई थी, क्योंकि उसे गाने सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इनफैक्ट अगर गली मोहल्ले में किसी के बारात भी आ जाती थी, आस्था सबसे पहले डांस करने के लिए पहुंच जाया करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, उसे तो ऐसा लगने लगा था मानो कि वह सब कुछ मौज मस्ती उसे छूटे जा रहे हो, और आज गाने बजे तो उसका दिल किया कि यहीं पर उठकर नाचना शुरू कर दें। लेकिन फिर उसने अपने ठीक बराबर में बैठे मॉन्स्टर पति परमेश्वर को देखा, जो कि उसे ही घूर रहा था। तब जल्दी ही उसने अपना मन में मार लिया था और नाचने का इरादा छोड़ दिया था। मैं जल्दी वो सब लोग शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने खड़े हुए थे। अब आस्था जैसे कार से नीचे उतरी और उसने उस मॉल की ओर देखा, एक पल को तो वो मॉल को देखकर घबरा गई थी। ऐसी बात नहीं थी कि वह पहले मॉल में नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले वो अपने मामी के साथ प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए मॉल वगैरह में आई थी। लेकिन वह मॉल छोटे मोटे जो उनके बजट के अकॉर्डिंग थे, लेकिन ये सबसे बड़ा मॉल था। और मॉल को देखकर आस्था के आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी, क्योंकि इससे पहले वो इस मॉल में नहीं गई थी। ऊपर से उस मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे, जो कि चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिलहाल वो अपने डर को इन सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो साथ ही साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सारे आदमियों में वह अकेले लड़की थी। अब जैसे ही उन पांचों ने एक साथ एंट्री ली, जितने भी मॉल में लड़कियां थी उन सब की नजर जाकर वहां ठहर गई, क्योंकि पांचों एक बढ़कर एक ड्रेस में थे, स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि अगर मर्दों में कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो सिर्फ यही लोग हैं, जो कि इस वक्त मॉल एंट्री लिए हुए थे। सभी लड़कियां जो शॉपिंग करने के लिए वहां आई थी, सब रुक रुक कर सिर्फ उन्हें ही देखने लगी। और उन सबके बीच में से जैसे ही उन लड़कियों की नजर आस्था पर गई तो सबका मुंह बुरी तरह से बन गया। और कुछ लड़कियां तो सोचने लगी थी कि कितनी किस्मत वाली लड़की है कि 5 हैंडसम और ऐसी लड़की उनके साथ में है। वहां एक लड़की की नजर अचानक आस्था के कपड़ों पर गई, क्योंकि आस्था जब मंदिर की सीढ़ियां चल रही थी तब उसके घुटनों से थोड़ा सा ब्लड भी निकाला था। हालांकि वो ब्लड अब सूख चुका था, इसीलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। लेकिन वो लड़की बड़ी ही बारीकी से आस्था को देख रही थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिरकार इतने हैंडसम लड़कों के साथ इस मामूली सी लड़की का क्या लेना देना है। क्योंकि आस्था के कपड़े काफी ज्यादा मामूली लग रहे थे, तो ये बात सोचकर वो लड़की अंदाजा लगा रही थी, ये जरूर कोई नौकरानी होगी। जो लड़की आस्था को ऑब्जर्व कर रही थी, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया की ही ऑफिस में काम करने वाली मिस मलाइका थी। मलाइका का अरमान पर क्रश था, वह अरमान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अरमान सिंघानिया के केबिन तक में चली जाए। लेकिन आज अरमान के साथ में किसी लड़की को देखकर उस वक्त वो काफी हद तक हैरान हो गई थी, और साथ ही उसकी आंखों में आस्था के लिए जलन बढ़ चुकी थी। इस बात को पता करने की डिजायर बढ़ चुकी थी कि आखिरकार अरमान सिंघानिया के साथ ये लड़की कौन है। लेकिन फिलहाल सामने से आकर उसके कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए उसने छुपकर उन सब पर नजर रखने लगी। मॉल में एंट्री करते ही आस्था, जो कि डर रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई क्यों थोड़ा सा आगे बढ़ सके। उसने अपना सर झुकाकर रखा हुआ था।
क्योंकि एकदम उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो अलग ही तरह की दुनिया में आ गई हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर देखे, क्योंकि हर ओर उसे सिर्फ मॉल की खूबसूरती ही दिखाई दे रही थी। मॉल में घुसते ही अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए कहता है, इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए उसे शॉपिंग कर दो, मैं तब तक कैफेटेरिया में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अरमान लंबे लंबे भरता हुआ वहां से जाने लगा। लेकिन तभी ध्रुव ने आहान की ओर इशारा किया कि वो कुछ ना कुछ करके अरमान को रोक ले। तब आहान जल्दी से अरमान के पास गया और कहने लगा, भाई प्लीज, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोग भाभी को शॉपिंग करा दे, हमें तो कुछ नॉलेज है नहीं, आपको भी हमारे साथ रहना होगा प्लीज। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान उसकी और आईब्रो उचकाते हुए देखने लगा। तब आहान जल्दी से बोला, वो भाई मेरा मतलब ये था कि अगर आप भाभी को शॉपिंग नहीं कराएंगे और दादाजी को इस बात के बारे में पता चल गया तो दादाजी नाराज हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, और उनका गुस्सा और स्ट्रेस लेना उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आहान ने जैसे ही अरमान की कमजोरी वार किया, अब तो वो गुस्से से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने सर पर टेप करने लगा और गुस्से से दांत पीसते हुए आहान से बोला, तुम कब से मुझे ब्लैकमेल करने लग गए, देख रहा हूं मैं जब से ये लड़की आई है तुम लोगों के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से फौरन आस्था के पास आकर खड़ा हो गया। तुरंत उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं शॉपिंग करवाता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे लेकर जाने लगा। अब तो आस्था बस अपनी नजरों से उन चारों की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अरमान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तभी मिस मलाइका, जो कि उसे वक्त मॉल में मौजूद थी, जैसी उसने अरमान के हाथों में आस्था का हाथ देखा, उसके तन बदन में आग लग गई और वह गुस्से से कहने लगी, नहीं मिस्टर अरमान सिंघानिया, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे चक्कर में ना जाने मैंने कितने ही रिश्ते ठुकरा दिए और कभी किसी को अपनी जिंदगी में मैं जगह नहीं दी। तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। इस लड़की की जान मैं अपने हाथों से ले लूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब कभी किसी लड़की को आने नहीं दूंगी। ये सब सोचते हुए मलाइका बड़ी ही खूंखार और डेंजर लग रही थी। वहीं दूसरी ओर जब अरमान आस्था को बड़ी बुरी तरह से लगभग घसीटते हुए कपड़े वाले एरिया की ओर लेकर जाने लगा, तुरंत आस्था कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? अरमान जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आस्था अपना हाथ छुड़वाने की गुहार लगा रही थी। वहीं वो चारों भी काफी हद तक हैरान हो गए और जल्दी से उधर आ गए और अरमान के सामने आकर खड़े हो गए। उसे रोककर कहने लगे, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से भाभी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उन्हें दर्द हो रहा होगा, प्लीज उनका हाथ छोड़िए। सुमित और आहान चारों ही अरमान पर गुस्सा करने लगे। वहीं अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए आस्था का हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, तुम चारों को आखिरकार हो क्या गया है? जब से ये लड़की आई है मैं देख रहा हूं कि तुम लोग इस लड़की की कुछ ज्यादा ही हिमायत तरफदारी कर रहे हो। तभी आकाश थोड़ा आगे आया और अरमान को समझने लगा, देखो अरमान, इस वक्त हम घर पर नहीं है तो तुम यहाँ बाहर आकर आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हो, इस तरह से आस्था का तमाशा नहीं बना सकते। तब आस्था है शुक्रगुजार नजरों से आकाश की ओर देखा, मानो कि वो उसका मन ही मन में शुक्रिया अदा कर रही हो कि उसने उसे अरमान से बचा लिया। तभी अरमान कहने लगा, मैंने तुम लोगों से कहा ना, तुम लोगों को जैसे शॉपिंग करनी है तुम लोग कर सकते हो, तब तक मैं कैफेटेरिया में इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और अरमान की बात सुनने के बाद ध्रुव बोला, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। आप एक काम कीजिए, भाभी के लिए केवल सिर्फ एक ड्रेस पसंद कर लीजिए, उसके बाद आप कैफेटेरिया में चले जाइए, उसके बाद बाकी की शॉपिंग भाभी अपने आप कर लेगी। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहकर बात खत्म की, अरमान उसकी ओर गुस्से से देखने लगा, क्योंकि ध्रुव और आहान के दो ही है जो अरमान से सबसे ज्यादा डरा करते थे। आकाश और सुमित अरमान के हम उम्र थे, उससे थोड़े बड़े थे, तो इसीलिए वह लोग उसके सामने कभी कभी कुछ भी बोल दिया करते थे। लेकिन आज इस तरह से ध्रुव के बोलने पर अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन फिलहाल अरमान के पास उन लोगों की बात मानने का अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए अरमान जल्दी से फटाफट बोला, ठीक है, मैं तुम सबसे बाद में निपट लूंगा। फिलहाल जो भी तुम लोगों का करना है करो। वैसे भी तुम लोगों के चक्कर में मेरा आज का पूरा काम पूरा दिन डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अरमान ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से एक और आवाज आई, गुड आफ्टरनून सर। अब जैसे ही सबने आवाज का पीछा किया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि देव खड़ा हुआ था। देव कोई और नहीं अरमान का पर्सनल सेक्रेटरी था, वह भी अरमान के भाइयों के जैसा ही था। अब जैसे ही देव वहां आया, वह चारों है हैरानी से देव की ओर देखने लगे, क्योंकि अरमान के चारों दोस्तों से आहान समेत देव की काफी ज्यादा बनती थी। तो देव को देखते ही वह चारों बड़ी ही खुशी से उसे गले से मिलने लगे। ऐसा लगने लगा था मानो के पूरे मॉल में भाइयों का मेला लगा हुआ था और वह इस तरह से मिल रहे थे मानो को कितने ही सालों के बाद मिले हो। अरमान गुस्से से उन लोगों को देख रहा था और सोच रहा था, कल ही तो ये सब मिले थे, फिर ये इस तरह से यहाँ मिलकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जाने नहीं मिले कितने साल हो गए हो। अरमान ने ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वही देव हालांकि उन चारों से मिल रहा था,
लेकिन साथ ही उसकी निगाहें अपने बॉस पर भी थी, जो कि उस वक्त गुस्से से सबको घूर रहा था। तब देव ने ज्यादा बात ना करते हुए तुरंत अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सर ये रहा आपका लैपटॉप और ये आज की मीटिंग की पूरी डिटेल्स, जो कि आपने दिन की जगह रात की रीशेड्यूल कर दी है। अब जैसे ही उन चारों ने ये सुना कि अरमान ने अपना दिन का सारा काम रात का रीशेड्यूल कर दिया है, उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। वही आकाश तो मन में कहने लगा, काश हम लोगों में भी इतना दिमाग होता तो हम भी आज अपने दिन का सारा काम रात को ही कर लेते। यार कहीं ना कहीं चारों एक दूसरे के मन की बात पढ़ ली थी। लेकिन फिलहाल अरमान उनकी ओर देखते हुए कहने लगा, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे एक मिनट भी बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जल्दी से शॉपिंग करो, जो खरीदना है खरीदो और इस लड़की को जो दिलाना है दिलाओ और फिर फटाफट से चलो। वही देव की निगाह भी आस्था पर गई। आस्था से जब वह पहली बार मिला था, उसका पहली नज़र में उसे काफ़ी अच्छी लगी और उसे आस्था के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आस्था के जिंदगी में अरमान सिंघानिया जैसा हार्टलेस इंसान आया था। देव अरमान को काफ़ी सालों से अच्छी तरह से जानता था। देव 15 साल का था तब से वह अरमान के साथ था, इसलिए अरमान उसे भी भाई के जैसा ही ट्रीट किया करता था। जब अरमान ने देखा कि देव बाकी सब में इन्वॉल्व हो गया है तो उसका गुस्सा बढ़ गया और वह बोला, अगर तुम सबकी फालतू बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वह काम कर ले। अब जैसे है, अरमान ने थोड़ा सा सख्त लहजे में ये कहा। सबके सब शांत से हो गए थे, मानो कि उन सबको सांप सा सूंघ गया हो। वही ध्रुव और आहान दोनों आंखों ही आंखों में शरारत करने के मूड में थे, क्योंकि उन्हें दादाजी की कही हुई बातें याद थी कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आस्था और अरमान एक हो सके, तो इसीलिए वह अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। हालांकि सुमित और आकाश का दिमाग इन सब कामों में नहीं चलने वाला था, लेकिन ध्रुव और आहान जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। तभी अचानक ध्रुव की नज़र भी आस्था के कपड़ों पर गई और वह कहने लगा, अरे भाभी आपके कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। क्या आपको मंदिर में कुछ परेशानी हुई थी, क्योंकि आपके कपड़ों पर ये धब्बे कैसे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आस्था के घुटना जो छिल गया था, उसका ब्लड वहां लगा हुआ सूख चुका था, जिसकी वजह से उसके कपड़े पर धब्बे दिखाई दे रहे थे। आस्था को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं धब्बों का मतलब कोई कुछ और ना समझ ले। हालांकि आस्था ने अनारकली सूट पहन रखा हुआ था, लेकिन घुटनों पर लगे हुए खून के धब्बे उसके सूट में से भी दिखाई दे रहे थे। वेल, आस्था को इतना एम्बेरस्ड होते हुए देखकर ध्रुव को भी अपनी कहीं हुई बात पर अजीब सा लगने लगा था। और वहीं अरमान तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, स्पेशली किसी लड़की को लेकर। तो वह आज तक मॉल आया ही नहीं था, लेकिन आज उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था, और ऊपर से उसके चारों दोस्त उसके साथ मौजूद थे। और मन ही मन में वो सोच रहा था, ना जाने आज मैं किसकी शक्ल देख कर उठा था। आज कितना बेकार दिन गुजर रहा है। इन लोगों ने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। सारा काम अब रात भर करना होगा। ऊपर से ये लड़की कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है। ये लोग इस लड़की इतने प्यार से कैसे बात कर सकते हैं। हाउ डिड दे डू दैट। मुझे लगता है कि जरूर ये लड़की कुछ ना कुछ प्लान के तहत यहाँ आई है, वरना जिससे उसकी शादी तय हुई थी उसी लड़की का मंडप से भाग जाना और इस लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर जाना, ये बात अरमान को बहुत ज्यादा खटक रही थी। इसीलिए उसने बहुत पहले ही आस्था की डिटेल निकलवाने के लिए देव को लगा रखा था, और देव ने साथ ही प्रियंका घर से क्यों गई थी और किसके साथ गई थी उनकी पूरी डिटेल पता लगवा ली थी। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को शहर के एक होटल से अपने आदमियों के द्वारा किडनैप करवा लिया था, और इस वक्त वो दोनों उसकी गिरफ्त में थे। इसीलिए जल्द से जल्द अरमान शॉपिंग वाला काम खत्म करने के बाद सीधा सीधा प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहता था। कहीं ना कहीं वो दोनों से मिलकर इस बात का पता लगाना चाहता था कि आस्था का इस केस में कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्रियंका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अरमान सिंघानिया को शादी से मना किया और शादी के मंडप से कैसे भाग गई। तो कहीं ना कहीं अरमान को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वह हाल में सारी बातें उससे पता करना चाहता था। वेल, धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। तब अरमान के लिए 1 मिनट गुजरी हुई भी एक घंटे के बराबर लग रहा था, क्योंकि उस वक्त वहां पर उसे काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तो इसीलिए अरमान उन चारों को देखता हुआ कहने लगा, अगर तुम चारों को यहीं इसी जगह खड़े होकर पूरा मॉल देखना है तो मुबारक हो, तुम सब मॉल देख चुके हो, तो हम यहाँ से वापस भी चल सकते हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, वह चारों एक साथ बोले, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। वहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर पर कपड़ों का एरिया है, चलिए वहीं पर चलते हैं। ऐसा कहकर जल्दी ही वो सब एक्सीलेटर के पास आ गए थे। और एक पल को आस्था एक्सीलेटर को देखकर चौंक गई, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मामी के साथ एक्सीलेटर पर गई थी और उसे काफी ज्यादा डर भी लगा था। लेकिन अब इस बार फिर एक्सीलेटर को देखकर उसके गला सूखने लगा। वह सोचने लगी, वह इन लोगों को कैसे बताएं कि उसे इस पर नहीं चढ़ा जाएगा, क्योंकि पहली बार तो उसकी मामी ने जैसे तैसे उसका हाथ थामकर उसे एक्सीलेटर से ले गई थी। लेकिन अब वो एक्सीलेटर कैसे चढ़ेगी, वह इन लोगों को कैसे बताएगी। एक एक करके सबसे पहले अरमान, फिर बाकी चारों एक्सीलेटर पर खड़े हो गए थे और आस्था उन सब के पीछे रह गई थी।
और जल्दी ही वो एक्सीलेटर से यानी चलने वाले सीढ़ियों से सीधा ऊपर पहुंच चुके थे। किसी ने भी पीछे मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि वह चारों देव के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। और अरमान सबसे आगे जा रहा था। उसका ध्यान अपने हाथ में पड़े हुए आईपैड था, क्योंकि वह अपने मीटिंग्स की डिटेल्स चेक कर रहा था, क्योंकि आज अरमान की पेरिस में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होनी थी, तो वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स चेक कर रहा था। जल्दी वो सभी आगे निकल गए और तब अरमान कहने लगा, वह सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े उस लड़की को चाहिए उसे सब दिला दो। तब ध्रुव नासमझी में कहने लगा, अच्छा भाभी आप कौन से कपड़े लेंगे? ऐसा कहकर ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आस्था तो वहां थी ही नहीं। तब ध्रुव हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और फिर अरमान की ओर देखकर कहने लगा, भाई भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, बाकी सब भी उसके साथ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें आस्था कहीं भी नहीं दिखाई नहीं दी। तभी अरमान की नज़र एक्सीलेटर के नीचे खड़ी हुई आस्था पर पड़ी, जो कि हिचकिचाते हुए एक्सीलेटर पर अपने पैर रखने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन डर के मारे वो बार बार फिर अपने कदम पीछे ले रही थी। अब अरमान ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वह सोचने लगा कि आखिरकार कोई लड़की इतनी ज़्यादा ही इरिटेटिंग कैसे हो सकती है, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि अरमान उस वक्त अपने सर पर टेप कर रहा था और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एक पल को अरमान को इस तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ देखकर उन पांचों के जिस्म में सनसनी से दौड़ गई थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अरमान की नज़रों का पीछा किया और जैसे ही उनकी नज़र आस्था पर पड़ी, जो कि उस वक्त एक्सीलेटर से ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वो पांचों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और साथ ही उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अब क्या किया होगा। तभी ध्रुव कहने लगा, भाभी तो नीचे रह गई और हमने ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी के लिए ये शहर नया है, हम इस तरह से भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर ध्रुव कहने लगा, मैं जाता हूँ, मैं भाभी को यहाँ लेकर आता हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र अरमान पर पड़ी। तब उसने अरमान से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपको जाकर भाभी की मदद करनी चाहिए, और अगर आप इस तरह से भाभी की मदद करेंगे तो हो सकता है कि दादाजी आपसे खुश हो जाए। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा और आहान से कहने लगा, तुम जाओ, जाकर उस लड़की को ऊपर लेकर आओ। सिली गले से एक्सीलेटर पर कैसे चढ़ते हैं ये भी नहीं आता। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने आहान को उसे लेकर आने के लिए कह दिया था। लेकिन ध्रुव ने आहान को इशारों से मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अरमान ही उसे लेने के लिए जाए। आहान ने अरमान की बात सुनने के बाद तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया और कहने लगा, भाई मेरा तो पेट बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत है, सॉरी भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहकर आहान बिना अरमान की ओर देखो और उसकी कोई और आगे की बात सुने वहां से खिसक लिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी अरमान की ओर नहीं देखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से अरमान को देख लेगा तो अरमान तो पक्का उसे गुस्से से ही घूर रहा होगा। अगर आहान ने एक बार अरमान की गुस्से वाली आंखों में देख लिया तो फिर वो वहां से वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए वह सीधा बाथरूम में घुस चुका था। अब अरमान आकाश और सुमित से तो कह नहीं सकता था, और देव भी तुरंत मॉल के दूसरे हिस्सों को देखने लगा, तो अरमान समझ चुका था कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। अरमान को रह रहकर उन सब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त काफी ज्यादा लेट लग रहा था, तो इसीलिए वो और देरी नहीं करना चाहता था। बिना किसी देरी के आस्था पास वापस से अरमान नीचे पहुंच चुका था, और आस्था ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसके ठीक पीछे अरमान सिंघानिया आकर खड़ा हो गया है। तभी अरमान ने तुरंत उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, क्या तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो सकता है? क्या तुम खुद से चढ़कर ऊपर भी नहीं आ सकती हो? कौन सी दुनिया से आए हो तुम? ऐसा कहकर और अरमान गुस्से से आस्था को घूरने लगा। आहान जो कि बाथरूम में गया था, अरमान के नीचे जाते ही वह भी तुरंत आकर वहां खड़ा हो गया था, क्योंकि वो ये सीन मिस नहीं करना चाहता था। और ध्रुव और आहान दोनों ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था, ताकि वह दादाजी को दिखा सके और दादाजी के गुड बुक में अपने नंबर बढ़ावा सके। दूसरी ओर अब इस तरह से अरमान को बोलते हुए देखकर आस्था ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। कुछ आंसू उसके गालों पर भी आ गए थे, क्योंकि वाकई वो अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी। लेकिन उसमें उसकी भी क्या गलती थी? शुरू से बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ और सिर्फ गांव में ही पली बड़ी थी, इस तरह से कभी भी शहर में नहीं आई थी। पिछली बार भी जब वो प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गई थी, वहां पर भी छोटे से स्टेयर्स थे जो कि थोड़े से आगे तक ही जाते थे। आस्था तो उनसे चढ़ने में भी डर गई थी, लेकिन यहाँ तो काफी बड़ा मॉल था और काफी ऊंचाई तक स्टेयर्स जाने के लिए थे, तो इसीलिए उसे काफी डर लग रहा था। अब अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखकर इरिटेट होते हुए कहा, अभी बेवकूफों की तरह यहाँ पर रोना बंद करो, समझी तुम? ऐसा कहकर जल्दी ही उसने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ एक्सीलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और उसने जल्दी से अरमान को पकड़ लिया और अपने दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया था। एक पल को आस्था को ऐसा करते हुए देखकर अरमान उसमें खोसा गया था, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी।
आस्था का विदाउट मेकअप एकदम गोरा रंग और बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। और उसने अपनी घनी पलकें के जो कि बंद कर रखी थी। अरमान उसे कितनी ही पल तक देखता रहा और अरमान को एहसास ही नहीं रहा कि कब वो दोनों ऊपर पहुंच गए थे। तब अचानक ध्रुव की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है, अरे भाई संभाल कर संभाल कर। क्योंकि ध्रुव देख चुका था कि अरमान इस वक्त आस्था की खूबसूरती में खोया हुआ है, तो इसीलिए उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अरमान से आवाज़ लगाई। ध्रुव की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। अरमान तुरंत अपने हसीन ख्वाब से बाहर आया और एक नज़र आस्था को देखने के बाद जल्दी ही वो दोनों एक्सीलेटर उतर गए। तब जाकर आस्था ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसने अभी तक अरमान के कोट को पकड़ा हुआ है, तो जल्दी से उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी ध्रुव ने कहा, अरे भाभी अब ठीक तो है ना? तब आस्था ने अपनी गर्दन हाँ हिला दी। उसके अलावा उसने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी वो लोग कपड़ों के एरिया में चले गए और जैसे ही आस्था वहां गई उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गई। भला इतने सारे कपड़ों में से वह अपने लिए कपड़े कैसे पसंद करेगी? और वहां पर सारे एक से एक महंगे और ब्रांडेड कपड़े थे। कुछ कपड़े छोटे थे, लेकिन जिस तरह के कपड़े आस्था पहनती थी वह कपड़े तो आस्था को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब तो आस्था की हालत खराब होने लगी और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि अब हम यहाँ क्या करें? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी कपड़ों के गोदाम में आ गए हैं। इतने सारे कपड़े, वो भी कितने छोटे छोटे से कपड़े, हम कैसे पहन सकते हैं? आस्था मन ही मन में ये बातें सोच रही थी। तभी अचानक अरमान ने एक रैंडम ड्रेस उठाकर आस्था की ओर बढ़ाई दी और कहने लगा, जाओ सबसे पहले जाकर ये कपड़े चेंज कराओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा आस्था की आंखें घबराहट से फैल गई, क्योंकि जो रैंडम ड्रेस अरमान ने आस्था को उठाकर दिए थे, एक ट्राउजर और उसके ऊपर शॉर्ट्स कुर्ता था जो कि काफी ज्यादा फैशनेबल था और उसकी स्लीव्स में सिर्फ एक बारीक सी डोरी थी और उसके अलावा उसमें कोई बाजू वगैरह भी था ही नहीं। अब जैसे ही आस्था ने कपड़े देखे वो कभी एक नज़र अरमान को देखती तो फिर उन कपड़ों को देखती। उसके अलावा उसने बाकी सबको भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि आकाश सुमित दोनों एक जगह खड़े होकर अपने लिए कुछ शर्ट वगैरह देख रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान जानबूझकर सल्स गर्ल्स को परेशान कर रहे थे। कभी उन्हें किसी चीज को दिखाने के लिए कह रहे थे, कभी किसी और चीज को दिखाने के लिए। और वही देव बस एक जगह लैपटॉप लेकर वहीं पर बैठ गया था और अरमान का आगे का काम करने लगा था और अरमान भी अपने आईपैड में अपने काम करने में बिजी था। अब आस्था बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे, किससे अपनी परेशानी शेयर करे, क्योंकि आस्था ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। इनफैक्ट उसने तो आज इस तरह के देखा भी पहली बार था। उसके गांव में तो सभी नॉर्मल सलवार सूट या अनारकली सूट या पजामा सूट ऐसे कपड़े पहनते थे। औरतें साड़ियां या घाघरा चोली पहने करती थीं, लेकिन इस तरह के कपड़े जिनमें केवल बाजू के नाम पर हल्के से तानी डोरी थी और नीचे से और काफी शॉर्ट और ऊपर से लेकर तक कपड़े को अच्छी देखकर आस्था को काफी अजीब लग रहा था। फिर आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत करके अरमान से कहने की कोशिश की, लेकिन अरमान जी ये कपड़े। तब अरमान बिना आस्था की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम अभी तक यही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम मेरा सारा दिन बर्बाद करना चाहती हो? एक बात याद रखना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जरूर किसी ना किसी प्लेन के तहत मेरी जिंदगी में आई हो, लेकिन याद रखना अरमान सिंघानिया को जब भी तुम्हारे खिलाफ इतना सा भी सबूत मिला, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जितना कह रहा हूँ उतना करो, जाकर फटाफट से कपड़े चेंज करो। वैसे भी अपने इस गंदे कपड़ों की वजह से तुमने काफी ड्रामा बनवा दिया है मेरा। अरमान ये सारी बातें अपने मुंह से बोल रहा था, लेकिन अपनी आईपैड स्क्रीन देख रहा था। और आस्था को अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी गलती क्या है और उसने ऐसा किया क्या है जो अरमान उसके साथ इस तरह का बर्ताव रहा है। आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो बेबस होकर ड्रेस को देखने लगी कि फिर चेंजिंग रूम किस तरफ है। इधर उधर देख चेंजिंग रूम ढूंढने लगी, क्योंकि आस्था जब प्रियंका और उसकी मामी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी तब प्रियंका ने कितने ही सारे लहंगे वगैरह ट्राई किए थे जो वह शादी में पहनने वाली थी, तो इसीलिए उसे पता था कि चेंजिंग रूम वगैरह में जाकर चेंज करते हैं। लेकिन ये जो मॉल जिसमें वो इस वक्त अरमान के साथ आई थी ये सबसे अलग था और काफी ज्यादा बड़ा भी था। लेकिन आस्था अब कोई भी बात बोलकर अरमान को अम्र ESD फील नहीं करवाना चाहते थी। आस्था सोचने लगी थी कि शायद अरमान जी ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह से अरमान की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। वह इतने अमीर आदमी है और उनकी बीवी बिल्कुल गंवार है, उसे किसी भी चीज की कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए आस्था को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जल्दी ही उसे लेडीज चेंजिंग रूम का साइन अप दिखाई दे गया और आस्था जल्दी से वो ड्रेस लेकर वहां उस ओर चली गई। अभी आस्था ने जल्दी से वो कपड़े चेंज करना शुरू कर दिया। ड्रेस और ट्राउजर पहन ली थी, ऊपर से उसने वो बारीक सी तनी डोरी वाला जो कि टॉप के शक्ल में था उसे पहन लिया था। वो टॉप केवल आस्था को थाई तक ही आ रहा था। आस्था को अपनी थाई से नीचे का हिस्सा काफी खाली सा खाली और वियर्ड सा लगने लगा था,
क्योंकि आस्था जब भी कोई सूट या कुर्ता वगैरह पहना करती थी, वो सिर्फ घुटनों से नीचे तक का ही पहना करती थी, और अनारकली सूट तो उसका पूरा नीचे पंजों तक हुआ करता था। लेकिन ये जो अरमान ने उसे रैंडमली टॉप उठा कर दिया था, ये तो उसके केवल थाई तक ही आ रहा था, तो और ऊपर से उसमें बाजू तक नहीं थी। आस्था को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हालांकि उन कपड़ों में आस्था बेहद ही ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और ब्यूटीफुल लग रही थी। आस्था ने उन कपड़े को पहन तो लिया था, लेकिन उसे अपने हाथ और कंधे काफी ज्यादा नंगे खुले खुले से महसूस हो रहे थे। और क्योंकि उस टॉप का गला काफी ज्यादा डीप था, तो जिसकी वजह से आस्था की काफी ज्यादा कमर, साथ ही बड़ा गला होने की वजह से उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। आस्था की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इन कपड़ों को पहनकर बाहर जा सके। जब आस्था को लगा कि वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा पाएगी, तो उसने जो अपने पहले कपड़े पहने हुए थे, उसने उस कपड़ों में से अपना दुपट्टा ले लिया था और उस दुपट्टे को अच्छी तरह से सिर्फ अपने हाथों पर, अपनी चेस्ट और कमर पर लपेट लिया था। और उसके बाद वह दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, अचानक से उसे लगा कि मानो बाहर से दरवाजा बंद हो। आस्था को लगा कि शायद दरवाजा अटक गया है, तो इसीलिए आस्था ने दरवाजा खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और जल्दी से तेजी से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। अब डरकर फिर आस्था ने जोर से दरवाजा पीटकर चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलिए प्लीज, हम अंदर रह गए हैं, कोई है, दरवाजा खोलिए प्लीज। वही थोड़ी सी ही दूरी पर एक सर्स गर्ल साथ खड़ी हुई मलाइका मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसी ने आस्था को चेंजिंग रूम से दरवाजे को बाहर से लॉक के लिए सर्स गर्ल से कहा था, ताकि आस्था अंदर बंद हो सके। और ऊपर से वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था, तो इससे आस्था को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती थी। सर्स गर्ल को ये काम करने की अच्छी खासी कीमत दी गई थी, तो इसीलिए उसे सर्स गर्ल ने आस्था की जान के साथ खिलवाड़ किया था। वही मलाइका ने देखा कि जब सर्स गर्ल ने उसका दिया हुआ काम कर दिया है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि जब से आस्था अरमान के साथ मॉल में आई थी, तब से मलाइका की गहरी नजरों उसे देख रही थी। और जब एस्केलेटर से अरमान ने आस्था को ऊपर लेकर जाने में मदद की थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ रखा था और आस्था ने अरमान के कोट को अपने हाथों से थाम रखा था। तो ये बात मलाइका आंखों में चुभ गई थी, क्योंकि मलाइका अरमान सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार समझा करती थी। इसीलिए जब मलाइका ने ये देखा कि अरमान ने खुद अपनी पसंद से उस लड़की को उठाकर कपड़े दिए हैं, तो वो और भी ज्यादा चीड़ गई थी। इसीलिए उसने गुस्से से मन ही मन में सोचा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे प्यार के द्वारा दिए गए कपड़े पहनने का, मैं भी देखती हूँ कि ये कपड़े तुम कैसे पहनती हो। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए मलाइका गुस्से से भर उठी, और जल्दी ही उसने एक सर्स गर्ल को अपने प्लान में शामिल करके आस्था को टारगेट किया। वही अरमान जो पूरी तरह से अपने काम में बिजी था, एक पल को भी उसने अपनी नजरें अपने आईपैड पर से नहीं हटाई थी। उसके बाद उसका ध्यान देव की ओर चला गया। अरमान देरी न करते हुए जल्दी ही देव के सामने जाकर खड़ा हो गया था। देव अपने सामने अपने बॉस को देखकर हैरान हो गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त देव भी अरमान का दिया हुआ काम लैपटॉप के थ्रू कर रहा था। तभी अरमान उसकी ओर देखकर कहने लगा, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो हो गया, सारी मीटिंग की तैयारी हो गई, सारे पॉइंट अच्छी तरह से नोटिस कर लिए, क्योंकि अरमान पेरिस वाली मीटिंग खुद हैंडल कर रहा था, लेकिन जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को चेक करने के लिए दिए थे, ताकि देव के साथ देने से उसके दोनों काम एक साथ हो जाए। क्योंकि आज अरमान की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जो कि एक जापान के क्लाइंट्स के साथ होनी थी और एक फ्रांस के क्लाइंट के साथ होनी थी। जबकि फ्रांस की मीटिंग की डिटेल्स तो वो खुद पर्सनली देख रहा था, और जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को देखने के लिए दी थी। तो तब देव ने उसे बोला, ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अरमान जल्दी से लैपटॉप में घुस चुका था, जैसे लैपटॉप ही उसकी दुनिया हो, क्योंकि उसे फटाफट से अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। इस बीच उसे आस्था का ख्याल ही नहीं रहा कि उसने आस्था को चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव, आहान, सुमित, आकाश चारों के चारों भी अपनी शॉपिंग में पूरी तरह से खो चुके थे, और उन्होंने कितनी ही सारी शॉपिंग भी कर ली थी। तभी चारों जल्दी ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद चारों अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे और कहने लगे, यार वैसे कुछ भी कहो, आज कम से कम आस्था भाभी की वजह से हम इस तरह से शॉपिंग करने तो आए हैं, वरना हमें कई दिन हो जाते हैं कि हम सभी भी एक साथ शॉपिंग ही नहीं कर पाते। डिजाइनर घर पर कपड़े डिजाइन वगैरह कर ही घर पर ही कपड़े भिजवा देते हैं, लेकिन आज खुद से शॉपिंग करके मजा आ रहा है। कहीं ना कहीं चारों के लिए ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो लोग कभी शॉपिंग करने आए ही नहीं थे। अगर उन्हें कभी सूट वगैरह की है कुछ बनवाना होता, तो वो सब डिजाइनर को कॉल किया करते थे, और डिजाइनर जल्दी ही उनके मन मुताबिक कपड़े तैयार करके घर पर भिजवा दिया करते थे। अब क्योंकि वही अरमान जो कि अपने लैपटॉप पर अपने आईपैड के साथ पूरी तरह से बिजी हो गया था, क्योंकि जब भी अरमान अपना काम किया करता था, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई होश ही नहीं रहता था। वह तो बस उसे वक्त पूरी तरह से काम खो जाया करता था।
और देव बस सावधानी से एक तरफ खड़ा होकर सर झुकाकर उसके पास खड़ा हुआ था, क्योंकि देव को तो इस तरह से खड़ा होने की आदत थी। कितने घंटे तक वो इसी तरह से अरमान के केबिन में खड़ा रहता था। जैसे उन सब की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और वो सब सीधा अरमान और आस्था के पास आने के लिए निकल गए थे, और जल्दी ही वह लोग अरमान के आसपास खड़े होते। वह सारे चारों के चारों अरमान को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान हो गए। जिस तरह से देव अरमान बराबर में सर झुकाकर खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अरमान इस वक्त मॉल में ना होकर ऑफिस में ही बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। और तभी उन चारों का ध्यान अरमान से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी कितनी ही सारी लड़कियों पर गया। कितनी ही सारी लड़कियां अरमान को घूर घूर कर देख रही थी और मुस्कुराकर खुसूर फुसूर कर रही थी। कुछ लड़कियां तो अरमान को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार उन्होंने उसे कहाँ देखा है, क्योंकि अरमान के काफी कम इंटरव्यूज दिया करता था और उसके बारे में काफी कम खबरें छपा करती थीं। अरमान जो चाहता था वही खबरें अपने बारे में रिलीज किया करता था, वरना अरमान से बिना पूछे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके बारे में किसी तरह की कोई खबर पेपर में या न्यूज में आ जाए। तभी आहान का ध्यान आस्था की ओर गया। आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर अरमान भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो आस्था भाभी कहाँ है? तो इसीलिए अरमान के सामने वो कितनी देर तक खड़े रहे। और उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने अरमान को इस वक्त आवाज नहीं दी तो वो बस अपने काम में पूरी तरह से खोया रहेगा और पूरी शाम यही काम में लगा देगा, लेकिन सर उठाकर उनकी सबकी ओर नहीं देखेगा। तो इसीलिए जल्दी से आहान बोला, अरमान भाई, अरमान ब्रो। तब अरमान ने उसकी और एक नज़र उठाकर देखा, उसके बाद फिर काम करने लगा और काम करते करते ही कहा, बोलो क्या बात है? तब आहान ने पूछा, आस्था भाभी कहाँ है? अब जैसे ही आहान एकदम से आस्था का नाम लिया, देव, सुमित, आकाश और ध्रुव भी हैरान हो गए और उन्हें भी आस्था का ख्याल आया कि आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वही अरमान के हाथ जो बड़ी ही तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे वो भी रुक गए और एक पल को अपनी नजरें लैपटॉप पर से हटाकर वह आहान की ओर देखते हुए बोला, आस्था कहाँ है? मतलब शॉपिंग कर रही होगी ना, उसको जाकर वहां देखो, मुझे क्या पता वो कहाँ है। अब जैसे ही अरमान ने बड़ी ही रैंडम तरीके से ये कहा, सब के सब अरमान के इस तरह से केयरलेस होने पर और बिल्कुल इमोशनल लेस होने पर हैरान थे। बीवी दिखाई नहीं दे रही और ये जनाब लापरवाही से जवाब दे रहे हैं, ध्रुव ने सोचा। अब चारों ने मन ही मन में सोच रहे थे कि क्या भाई के मन में और आस्था भाभी के लिए इतने से भी इमोशंस नहीं है? भाभी की कोई परवाह नहीं है, उन्हें इसी बात की खबर भी नहीं है कि पिछले 1-1.5 घंटे से आस्था भाभी यहाँ है ही नहीं। सबके मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल आस्था को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिलहाल जल्दी से वो चारों कपड़ों वाले एरिया में गए और वहां जाकर उन्होंने अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वहां पर 1 से 2 सेल्स गर्ल्स खड़ी हुई थी, उनसे भी उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर जो लड़की शॉपिंग कर रही थी वह कहाँ है, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आस्था के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब तो चारों पूरी तरह से परेशान हो गए थे। देव भी आस्था को लेकर परेशान था, लेकिन उस वक्त वो वहां अरमान के पास से नहीं हट सकता था, क्योंकि अरमान देव का किया हुआ काम भी चेक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं देव को इस बात का डर था कि अरमान को कुछ समझ में नहीं आया और उस वक्त उसने देव को अपने पास नहीं पाया तो अरमान उस पर गुस्सा कर सकता है, तो इसीलिए वो वहीं हाथ बांधकर खड़ा रहा। हालांकि मन ही मन में उसे भी आस्था की फिक्र हो रही थी, पर वह जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि आस्था की उसकी बहन जैसी थी और आस्था ने उसे पहली बार भाई कहकर पुकारा था। वह मन ही मन बस उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह ठीक हो। वहीं दूसरी ओर चारों ने हर तरफ देख लिया था और उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब वो सब हैरान परेशान हो गए। तब आकाश परेशान होकर कहने लगा, यार ये अरमान ऐसे कैसे कर सकता है? इस तरह से उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ दिया, जबकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जगह उसके लिए नई है और उसे मॉल में शॉपिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तब सुमित ने अगले ही पल बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमने ही बेवकूफ़ी की है जो उन दोनों को हमने अकेला छोड़ दिया। हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जन्म ले सके, लेकिन यहाँ तो आस्था का ही पता नहीं कहाँ गई होगी। इतना बड़ा मॉल है, आस्था को कहाँ ढूंढे हम? ध्रुव ने कहा, भाभी तो कहीं नहीं मिल रही है। चारों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी और जल्दी से ध्रुव बोला था, मैं अब अरमान भाई से पूछ कर आता हूँ, शायद उन्हें पता हो कि आस्था भाभी कहाँ है। वही चेंजिंग रूम में आस्था आंखें बंद करके एक तरफ बैठी हुई थी। उसे बहुत ही ज्यादा खींच खींच कर सांस आ रही थी, क्योंकि उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थी, क्योंकि जिस चेंजिंग रूम में उसे बंद किया गया था वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था। ज्यादा देर तक अगर कोई इंसान वहां रह जाता है तो उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी, और आस्था को तो उस चेंजिंग रूम में बंद हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था, तो जिसकी वजह से आस्था को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी और किसी भी पल आस्था की जान जाने वाली थी और वह अब आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। जल्दी ध्रुव अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया और घबराकर कहने लगा, अरमान भाई, आस्था भाभी कहाँ है? हमने पूरा कब्जों वाला एरिया देख लिया है, लेकिन हमें वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे ही ध्रुव ने थोड़ा सा सख्त लहजे में और थोड़ी सी तेज आवाज में अरमान से ये कहा, अरमान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और तुरंत ही खड़ा होकर ध्रुव की ओर देखने लगा।
अरमान के इस तरह से देखने पर ध्रुव के शरीर में कपकपाहट शुरू हो गई थी, लेकिन उसने अपने डर को उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक बार फिर थोड़ा सा धीमे लेकिन कड़े शब्दों में बोला था, भाई आस्था भाभी मिसिंग है क्या? अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान मन ही मन सोचने लगा, अब ये आफत की पोटली अब कहाँ चली गई है। बिना ध्रुव को कुछ कहे अरमान अपना लैपटॉप और आईपैड देव को देता हुआ जल्दी ही उस कपड़ों वाले सेक्शन की ओर चला गया था। और वहां आकाश, सुमित और आहान को मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ देखकर उसने मन ही मन में सोचा कि लगता है वाकई वो आफत आस्था मिसिंग है। उसने तुरंत देव को अपने पास बुलाया और उससे बोला, देव अपने सभी आदमी को बुला कर लाओ और उनसे बोलो कि फटाफट से पूरे मॉल में फैल जाए और पता करें कि वो लड़की कहाँ गई है। साथ ही साथ उसने आकाश और सुमित बाकी सबको ऑर्डर दिया, तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर ढूंढो उसे कहाँ गई है वो लड़की। याद रखना अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अरमान की इस तरह की बात सुनकर वो पांचों भी मन ही मन में काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे। मुंह बनाकर सोचने लगे कि अरमान ने खुद तो लापरवाही की है, उसने खुद अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गुमा दिया और हम पर इस तरह से हुक्म चला रहा है जैसे कि सारी गलती हमारी ही है। लेकिन वो पांचों आस्था को ढूंढना चाहते थे, इसलिए जल्दी ही वो सब अलग अलग जगहों पर फैल चुके थे और वो सब हर एक फ्लो पर जाकर अच्छी तरह से चेक करने लगे। साथ साथ देव ने अरमान के सिक्योरिटी को फोन कर दिया था, जिसे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां मौजूद थे। जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे मॉल में फैल चुके थे, क्योंकि भले ही अरमान ने अपने सिक्योरिटी को गार्ड्स को दादाजी के साथ घर पर भेज दिया था, लेकिन अरमान की सिक्योरिटी करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो इसीलिए और दादाजी को घर छोड़ने के बाद उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी मॉल के बाहर मौजूद थे। तो जैसे ही देव ने उन्हें फोन किया, वो कुछ मिनटों में सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए। अरमान उसी कपड़ों के सेक्शन में एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहा जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो उसे धमकाया था उस वजह से वो यहाँ से चली गई हो, या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसका राज मुझ पर खुल चुका है तो इसीलिए वो आफत यहाँ से भाग गई हो। अरमान सोचने लगा, तुम कहीं भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर लूंगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान चेहरा खतरनाक लग रहा था। अरमान को रह रहकर लग रहा था कि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो अरमान सिंघानिया के पूछे बिना बैठ भी जाए। लेकिन ये लड़की अरमान सिंघानिया को बताए बिना ऐसे कैसे जा सकती है? इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, और अगर वाकई इस आफत को किसी ने मेरी जिंदगी में किसी न किसी मिशन के तहत भेजा है तो अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। तभी अरमान को अपने जिस्म पर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई। जैसे ही उसने थोड़ा सा साइड में अपनी आईब्रो उठाकर देखा तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि मलाइका जो कि उस वक्त बड़ी गहरी नजरों से अरमान को देख रही थी, अरमान को अपनी तरफ देखते ही वह तुरंत पीछे के साइड में छुप गई, जिसकी वजह से अरमान उसे देख नहीं पाया था। तो मलाइका सोचने लगी कि उसे अब ज्यादा देर तक इस मॉल में नहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जो लड़की को उसने अरमान सिंघानिया के साथ देखा था उसको तो ऑलरेडी उसे ठिकाने लगा ही दिया है, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए मलाइका का रैंडम कपड़े देखते हुए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। लेकिन तब तक अरमान ने देव को कह दिया था कि पूरा का पूरा मॉल पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, मेरी मर्जी के बगैर इस मॉल से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही अरमान ने ये ऑर्डर दिया, सब उसकी बात मानते हुए अपने अपने काम पर लग गए। और इससे पहले कि मलाइका उस मॉल से बाहर निकाल पाती, ठीक उसी वक्त अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे के पूरे मॉल को अपने कब्जे में कर लिया था। और अब जितने भी मॉल में काम करने वाले लोग थे वो सभी एक जगह जमा हो गए थे, और सभी आदमियों को जो जहां था उसकी केवल 5 मिनट के अंदर सीधा माल का जो फर्स्ट फ्लोर था उन्हें पर आने के लिए कह दिया गया था। और जल्दी ही जितने भी लोग उसे मॉल में मौजूद थे, जो शॉपिंग करने के लिए आए थे, साथ साथ जो सेल्स गर्ल और जो वहां पर काम करने वाले स्टाफ था, वह सभी को सभी नीचे हॉल में जमा हो चुके थे। सब कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्यों हमें इस तरह से यहाँ इकट्ठा किया गया है। क्योंकि अरमान की सिक्योरिटी गार्ड्स के पास बंदूक थी, बंदूक के बल पर उन्होंने जल्दी ही सबको नीचे जमा कर लिया था। और तब अरमान ने एक जगह ऊपर सेकंड फ्लोर से ही नीचे खड़े हुए सारे लोगों को देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन सब बीच आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो वो कहाँ जा सकती है? इस वक्त तो मॉल में कोई भी मौजूद नहीं है। अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को माल के हर एरिया में चेक करने के लिए भेज दिया, कहीं कोई रह तो नहीं गया। वही मालिका खून का घूंट पीकर रह गई। जिस तरह से अरमान आस्था को ढूंढ रहा था उसे रह रहकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और वह सोच रही थी कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो उसका बॉस उसे ढूंढने के लिए इतना ज्यादा पागल हुआ बैठा है। लेकिन सीधे तरीके से वो अरमान से कुछ नहीं कह सकती थी, और ना ही वो आस्था के बारे में पूछ सकती थी। वो सिर्फ सेक्रेटली उसका पता लगाना चाहती थी, आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन अब तो उसने सोच लिया था कि अब तो वो लड़की कुछ ही देर में मरने वाली होंगी, क्योंकि उसने सारी चीज अच्छी तरह से पता की थी कि अगर कोई भी इंसान 3 घंटे से ज्यादा उस चेंजिंग रूम कैद होकर रह जाता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से न मिलने के कारण उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर आस्था को उस चेंजिंग रूम में कैद हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था,
इस बीच उसकी आंखें हल्की हल्के खुल रही थी, हल्के हल्के बंद हो रही थी। वो बुरी तरह से आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान सभी एक जगह इकट्ठा हो गए थे और अरमान के आसपास आकर खड़े हो गए और चारों का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। अब अरमान खुद अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान हो उठा था कि आखिरकार वो लड़की इस तरह से यहाँ से कहा जा सकती है। उसे तो मैंने कपड़े चेंज करने के लिए बोला था और उसके बाद से वो लड़की कहा जा सकती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? अगर आस्था नहीं मिली तो दादाजी क्या सोचेंगे? क्या दादाजी उसे कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। उसकी वजह से मैं अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया और कहने लगा था, फटाफट से इस एरिया और चेंजिंग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और चेंज करो। वो लड़की जब मेरे साथ थी ठीक उसी वक्त की फुटेज चलाओ। अब अरमान ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और उसे चेक करने का फैसला किया। अब तो वो सल्स गर्ल और साथ ही मलाइका दोनों की आंखें हैरानी से उनकी फैल चुकी थी, क्योंकि वो सल्स गर्ल पैसों के चक्कर में ये बात भूल चुकी थी कि मॉल के हर एक एरिया में हर एक केबिन में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और सल्स गर्ल आस्था को बंद करते हुए वह कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होगी तो उसके लिए ये से ठीक नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त अरमान के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे सभी के हाथों में बंदूक थी और सभी एक से बढ़कर एक हथियार लिए हुए थे। कहीं ना कहीं वह सल्स गर्ल सोच रही थी, इस बात के बारे में पता चलेगा तो अरमान उसके साथ वो क्या करेगा, उसे कौन सी सजा देगा? क्योंकि जिस तरह से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों में बंदूक थी और साथ ही अरमान का खतरनाक औरा देखकर वह सल्स गर्ल अंदर तक कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने तो सोचा था कि आस्था एक मामूली सी लड़की है और जो लड़की उसे इतना ज्यादा पैसा दे रही थी, मलाइका, अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसने जलन के मारे उसे बंद करवाना चाहती है, तो बस यही सोचकर उसने उसे वहां पर बंद करवा दिया था। लेकिन अब तो आस्था को इस तरह से ढूंढता हुआ देखकर उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अगर सीसीटीवी फुटेज में अगर वह शो नजर हो गई तो तब क्या होगा। अब वो सल्स गर्ल टांगे खड़े खड़े ही कांप रही थी। मलाइका भी उस सल्स गर्ल को कहीं नजर नहीं आ रही थी। मलाइका ने अपने चेहरे को कवर कर लिया था ताकि वह सल्स गर्ल अब मलाइका को देख ना पाए, क्योंकि अपना काम होने के बाद मलाइका उसे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहती थी और वो चुपके से वहां से निकलने की फिराक में थी। वहीं दूसरी ओर जल्द ही अरमान और सभी एक साथ खड़े होकर अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगे और उसमें वो सीन दिखाए जाने लगा जब अरमान ने रैंडम एक ड्रेस उठाकर बिना उस ड्रेस की ओर देखे आस्था को थमा दी थी। वहीं आस्था कभी उस ड्रेस को देखती फिर अरमान को देखती है और फिर अपने आसपास देख रही थी। तब अरमान ने जैसे ये फुटेज देखा एक पल को वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, उसे भी बहुत अजीब सा लगने लगा था। लेकिन उसके बाद उसने आगे फुटेज देखना शुरू कर दिया। आस्था वो कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ फिर जा रही थी और जल्दी ही वो चेंजिंग रूम में चली गई थी। उसके बाद उस फुटेज में अरमान वहां से हटकर सीधे देव के पास जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया था और आस्था चेंजिंग रूम में से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। फिर उसे फुटेज में तभी वो सल्स गर्ल 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद वहां आई थी। उसने अपने आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और जल्दी ही उसने उस चेंजिंग रूम का दरवाजा बाहर से लॉक बंद कर दिया था। अरमान ने और बाकी सब ने जैसे ही ये फुटेज देखा उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे, क्योंकि जब भी कहीं किसी के साथ गलत होता था या फिर इस तरह की हरकत किसी पर होती थी उन चारों के खून अपने आप ही खोलने लग जाया करता था। और अब अरमान ने जल्दी ही उसे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाकर खतरनाक आवाज में कहा कि मुझे ये सल्स गर्ल लड़की अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। और फिर अरमान जल्दी से उस चेंजिंग रूम की ओर भाग कर गया जहाँ पर आस्था को कैद किया गया था। आस्था जो कि आधी बेहोशी की हालत में थी, अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। और जैसे ही अरमान हड़बड़ाहट से उस चेंजिंग रूम के बाहर गया और तुरंत दरवाजा खोल दिया, आस्था जो कि दरवाजे से पिट लगाकर बैठी हुई थी तुरंत बेहोश आस्था के गर्दन उस दरवाजे के खुलते ही बाहर की ओर झूम सी गई थी। और अरमान ने जल्दी से आस्था को गिरने से पहले उसे अपने हाथों में संभाल लिया था। उसकी नजर आस्था के पहने हुए कपड़ों पर गई। उसने देखा कि बेहोश होने की वजह से आस्था जैसे ही गिरी तुरंत उसका दुपट्टा जो उसने अपने शरीर पर लपेट रखा था वह तुरंत ही उसके शरीर से सरक गया था। अरमान के आंखों के सामने आस्था का खूबसूरत जिस्म रिवील होने लगा था, लेकिन अरमान ने जल्दी से आस्था को दुपट्टे से फिर से कवर किया, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि फिर से आस्था के कपड़े बदले जा सके। अरमान ने फटाफट से आस्था को चेक किया, फिर उसकी कंडीशन का अंदाजा लगाते हुए फिर उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और फटाफट से वहां से लेकर बाहर आया गया जहां पर उसके दोस्त मौजूद थे और ऑर्डर वाले टोन में कहने लगा, जिसने भी ये सब क्राइम किया है उसे पकड़कर फार्म हाउस पर ले आओ। साथ ही वो अपने दोस्तों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद आस्था को लेकर बाहर की ओर चला गया था।
वही मलाइका ने जब ये देखा कि अरमान उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर की तरफ जा रहा है, उसने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। उसके बड़े बड़े नेल्स उसके हाथों में धंसने लगे और वह सोचने लगी कि ये लड़की आज तो बच गई, लेकिन अगली बार से मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर ये मुझे मेरे अरमान के आसपास भी नजर आई तो इसका इससे भी बुरा हाल करूंगी। अरमान पर सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। जल्दी ही वो भी अरमान के जाने के बाद वहां से बाहर निकलने लगी। क्योंकि आस्था अब मिल चुकी थी तो जल्द ही पूरे मॉल के दरवाजों को अनलॉक कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ही उस सल्स गर्ल को पकड़ लिया गया था, जिसे लेकर वह चारों उसे फार्म हाउस की ओर लेकर रवाना हो चुके थे। वहीं वो सल्स गर्ल कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर ऑलरेडी उन्होंने कपड़ा ढक दिया था और उसके हाथ को पीछे बांध दिया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अरमान सिंघानिया के आदमियों को रोक सके, क्योंकि उस वक्त वहां पर ध्रुव, सुमित, आकाश और देव, आहान, पांचों के पांचों बड़े ही खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनमें कोई इमोशंस ही नहीं है। वही दूसरी ओर अरमान आस्था को अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी में बैठा हुआ था और सोचने लगा, बेवकूफ कहीं की, अगर चेंजिंग रूम में बंद था तो क्या ये मुझे फोन नहीं कर सकती थी। और तभी उसे रियलाइज हुआ कि आस्था का फोन नंबर तो उसके पास था ही नहीं, ना ही आस्था मंदिर में अपना फोन लेकर गई थी। क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? अगर मैंने ऐसे कपड़े दिए भी थे तो क्या ये मुझे बता नहीं सकती थी कि ये कपड़े वो नहीं पहन पाएगी? कहीं ना कहीं अरमान अपने आप ही सवाल जवाब किया जा रहा था। असल में तो आस्था की ऐसी हालत देखकर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर गया था और जल्द से जल्द आस्था को होश में आते हुए देखना चाहता था। ऊपर से आस्था के कपड़े जिसमें वह बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसकी वजह से अरमान को अपने जिस्म के अंदर से तपता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर जल्द ही गाड़ी शहर के मशहूर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुई थी। अरमान ने जल्दी से आस्था को लेकर अस्पताल के अंदर गया और सीधा डॉक्टर रश्मि को उसने आस्था को चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर रश्मि एक जानी मानी डॉक्टर में से ही एक थी। अरमान डॉक्टर रश्मि को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि एक समय पर डॉक्टर रश्मि अरमान के साथ पढ़ी थी, तो एक तरह से वो अरमान की क्लासमेट थी। और अरमान ने उसे ही आस्था को चेक करने के लिए कहा था। एक पल को रश्मि अरमान के साथ किसी लड़की को देखकर चौंक गई थी, लेकिन जब उसने ये देखा कि अरमान की आंखों में इस लड़की के लिए सिर्फ फिक्र है तो वह हैरान हो गई। अरमान ने उसे सारा मामला समझाया। रश्मि ने फिलहाल अरमान से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था और जल्दी से वह आस्था को ट्रीट करने लगी। और जल्दी ही उसने उसे इंजेक्शन से दिए, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था और साथ ही उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त आस्था का ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा कम को हो चुका था और साथ ही उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसके सांसें से खींच खींच कर आ रही थी। तो उसे ऑक्सीजन से देना जरूरी था। और करीब 1 से 1.5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आस्था के हालात अब थोड़े से स्टेबल हुई थी और अरमान अब तक बिना पल के झुकाए उस वार्ड की तरफ देखता रहा जहां पर आस्था का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। रह रहकर उसे इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी, अगर आज आस्था को कुछ हो गया तो दादाजी को वो क्या जवाब देगा, क्योंकि अपने दादाजी को वह किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता था। देव को फार्म हाउस सल्स गर्ल के साथ छोड़कर बाकी चारों के चारों भी हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि इस तरह से वह आस्था को अस्पताल में नहीं छोड़ सकते थे और साथ ही उन्हें आस्था की फिक्र हो रही थी। वो सब जानते थे कि अगर उन्होंने अरमान को फोन करके आस्था की जानकारी लेनी चाहिए तो और अरमान किसी भी कीमत पर उनका फोन रिसीव नहीं करेगा, इसीलिए वह लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर रश्मि अरमान का ट्रीटमेंट कर रही है तो उन चारों को तसल्ली थी, आस्था को रश्मि अच्छे से ट्रीट करेगी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि को भी हो वो सब अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए असल में डॉक्टर रश्मि आकाश को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी और उसने खुद से आकाश को प्रपोज किया था, लेकिन आकाश ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था और साथ साथ उसे खुद से दूर रहने के लिए भी बोल दिया था। लेकिन डॉक्टर रश्मि ने भी अपने मन में आकाश को पूरी तरह से बैठा रखा था, तो इसीलिए उसने भी शादी ना करने का फैसला ले लिया था। वहां थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर रश्मि आस्था को ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर आई। बाहर उसने देखा कि पूरे का पूरा आंखें उसकी आंखों के सामने था और वो हैरानी से आंखें फैलाए हुए सबको देखने लगी। और तब उसकी नजरें आकाश पर आकर ठहर गई थी। आकाश को इतने ही महीनों के बाद उसने देखा था। जिस दिन आकाश ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, तब से लेकर अब तक रश्मि ने आकाश को नहीं देखा था। लेकिन आज कितने महीना के बाद आकाश को अपनी आंखों के सामने देखकर रश्मि अंदर ही अंदर खुश हो गई थी, लेकिन अभी भी वो आकाश से नाराज थी, तो अपनी नाराजगी की वजह से आकाश को इस वक्त पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वेल, अरमान के पूछने से पहले ध्रुव और आहान ने रश्मि से पूछा, रश्मि दीदी अब भाभी कैसी है? अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा कि भाभी कैसी है, रश्मि की आंखों में कितने ही सारे सवाल आ गए थे और वह ध्रुव की ओर देखकर कहने लगी, ध्रुव कौन भाभी? तब ध्रुव कहने लगा, वह आस्था भाभी है जिनका आप ट्रीटमेंट कर रही है। रश्मि के आंखों में कितने ही सारे सवाल थे।
उसे समझ में नहीं आया क्या आखिर वह किसकी पत्नी हो सकती है और उसने किस शख्स से शादी की है। तभी आकाश रश्मि से कुछ पूछता उससे पहले ही सुमित फिक्र भरी आवाज से रश्मि से पूछने लगा, अब आस्था भाभी कैसी है। अब जैसे ही सुमित ने भी भाभी कहकर पुकारा तब तो रश्मि का दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ सा महसूस होने लगा था, क्योंकि अब केवल आकाश ही बचा था जिसने आस्था को भाभी नहीं बोला था। और अरमान का तो रश्मि को पूरा को यकीन था कि अरमान तो कभी भी शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि रश्मि अरमान को अच्छी तरह से जानती थी। अरमान के खड़ूस नेचर और उसके एरोगेंट बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी, तो उसे पता था कि कोई भी लड़की तो अरमान की जिंदगी में आने से पहले 100 बार सोचेंगी और कोई लड़की अरमान को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी। तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अरमान तो कभी शादी करेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रश्मि को ये लगा कि शायद इस वक्त अंदर जो लड़की मौजूद है वो आकाश की पत्नी हो सकती है। अब तो रश्मि का दिल अंदर ही अंदर काम सा गया था, कुछ आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। अब जैसे ही उन चारों ने अरमान समेत रश्मि को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखा तो वह हैरानी भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगे और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि शायद आस्था को कुछ हो गया है, इसीलिए रश्मि की आंखों में आंसू आ गए हैं। अब तो आकाश रश्मि के आंसू देखकर तड़प गया और कहने लगा, रश्मि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ क्या हुआ है, आस्था को क्या हुआ है। क्योंकि आकाश अरमान से उम्र में थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए वो आस्था को आस्था कहकर पुकार रहा था। आस्था में उसे अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी और क्योंकि आस्था उसे आकाश भैया कहकर पुकारती थी और सुमित को सुमित भैया, तो इसीलिए वह दोनों उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। लेकिन अब जैसे ही रश्मि ने आकाश के मुंह से आस्था के लिए भाभी ना सुनकर केवल आस्था सुना तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वह सोचने लगी कि आकाश ने शादी कर ली। तुरंत ही रश्मि ने आकाश की बात सुनकर उसे खींचकर एक चांटा उसके मुंह पर दे मारा था। रश्मि के ऐसा करने पर बाकी सब उन दोनों की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। आकाश भी सवाल भरी नजरों से रश्मि की ओर देखने लगा और गुस्से से कहने लगा, ये क्या किया तुमने, पागल हो गई हो क्या, तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। उस वक्त आकाश को रश्मि के इस तरह से खुद पर हाथ उठाने पर गुस्सा आ गया था तो उसने रश्मि को डांटना शुरू कर दिया। तभी रश्मि उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें शादी बंधन में नहीं बंधना चाहते हो। मैंने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट किया था और तुमने मेरे प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद आस्था से शादी कर ली। हाउ डेयर यू आकाश, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। ये सब कहते हुए रश्मि ने जल्दी से आकाश का गिरेबान पकड़ लिया था। ध्रुव और आहान रश्मि को इस तरह से गलतफहमी में आकाश पर हाथ उठाते हुए देखकर, उसका गिरेबान पकड़ते हुए देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराने से लगे। और जल्दी ही आहान ने ध्रुव के कानों में कहा था, उफ, ये मोहब्बत का थप्पड़। वो दोनों बहुत ज्यादा हंसना चाहते थे लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो सब खुलकर हंस भी नहीं सकते थे। रश्मि इस तरह की बात सुनकर आकाश तुरंत चुप हो गया था। आकाश का तो मुंह में ऐसा लग रहा था मानो कि दही जम गई हो। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो रश्मि को ये कह सके कि जो कुछ वो मुझे कह रही है, जो कुछ भी वो सोच रही है, सब गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका आस्था से एक भाई के जैसा रिश्ता है, वो उसकी बीवी नहीं है। तभी अरमान की थोड़ी सी सख्त आवाज डॉक्टर रश्मि अपनी सेंस में आई और अपने आंसू को पोंछकर अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। तब अरमान उससे बोला, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। कहीं ना कहीं अरमान को रश्मि का इस तरह से आकाश की बीवी कहना काफी अजीब सा लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, इसीलिए वो गुस्से से रश्मि से बोल पड़ा, वो आकाश की बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। और फिर उसने पूरे हक से आस्था का नाम लिया, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। जैसे ही रश्मि ने ये सुना, अपने आप ही उसके हाथ आकाश के कॉलर से नीचे सरकने लगे और साथ ही साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। ये इसलिए नहीं हो रहा था कि अरमान ने अभी अभी क्या कहा है, क्योंकि रश्मि ने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान सिंघानिया और शादी नहीं, दोनों का तो आपस में कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। रश्मि ने आकाश की ओर देखा। आकाश लाल सुर्ख आंखों से रश्मि को ही गुस्से से घूर रहा था। आकाश के इस तरह से घूरने पर रश्मि डर गई थी, साथ साथ उसे ऐसा लगा उसका पूरा शरीर आकाश की आंखों की आग से जल रहा हो। आहान जल्दी से बोला, रश्मि दीदी प्लीज बताइए आस्था भाभी की तबीयत अब कैसी है। फिर उसने खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए सबको बताने लगी कि आस्था अब बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उनके जान भी जा सकती थी। वो जिस जगह पर इतनी देर तक रही थी वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। और मुस्कुराकर आहान का कंधा थपथपाते हुए रश्मि जल्दी से वहां से निकल गई, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आकाश की आंखों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
रश्मि को इस तरह से गायब होता हुआ देखकर आहान और ध्रुव दोनों हंसे बिना नहीं रह पाए और आकाश गुस्से से रश्मि के केबिन की ओर जाने लगा था, क्योंकि रश्मि ने जिस तरह से सबके सामने उस पर हाथ उठाया था वो उसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वेल, अब जैसे ही रश्मि ने कहा आस्था अब ठीक है, अरमान ने राहत के सांस ली थी। वहीं अरमान के चेहरे पर इतने सारे भाव देखकर सुमित मन ही मन में मुस्कुरा रहा था और वो समझ चुका था कि शायद उनका डेविल किंग अब ज्यादा दिनों तक डेविल नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर एक आदमी हाथ बांधे हुए वीर रायचंद के ठीक सामने खड़ा हुआ था और वीर गुस्से में उसे घूर रहा था। तब फिर उस आदमी से वीर ने कहा, कुछ पता चला डेविल किंग का, कहाँ है वह? तब उस आदमी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। वह सब अगर उसने अपने मुंह से वीर रायचंद को ये बोला कि डेविल किंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो वीर रायचंद उसकी जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाएगा। तब भी वीर रायचंद गुस्से से भर उठ खड़ा हुआ और अपनी बंदूक अपने पॉकेट से निकाल लकर सीधा उसने अपने आदमी के माथे से लगा ली थी और कहने लगा, आखिरकार कब तक तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहोगे? मुझे हर हाल में डेविल किंग और उसकी पूरी गैंग का पता चाहिए। याद रखना, अभी भी वीर रायचंद ने अपने आदमी को गोली मारी नहीं थी। तभी अचानक उसका सेक्रेटरी रंजीत वहां गया था। रंजीत को देखकर वीर उसे घूरने लगा और कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? तो फिर रंजीत ने कहना शुरू कर दिया, बॉस वो हमारे इन्फॉर्मर से पता चला मिस्टर अरमान सिंघानिया की आज जापान के फॉरेन क्लाइंट्स के साथ और साथ साथ फ्रांस के क्लाइंट्स साथ भी मीटिंग होने वाली है। ये खबर मुझे उसी के ऑफिस में काम करने वाले मेरी एक भरोसेमंद आदमी ने दी है। अब जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना उसके माथे पर बल पड़ गए और वो कहने लगा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी इलीगल बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए और मैं इन दोनों को ही एक बार अपने हाथों से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। तब वीर ने रंजीत की ओर देखते हुए कहा, ये बताओ मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है? तब रंजीत ने कहना शुरू कर दिया, एक्चुअली सर मीटिंग आज दिन में ही थी और वह भी उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू होनी थी, लेकिन मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन मिली है कि अरमान सिंघानिया अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए मॉल में लेकर गया है। जैसे ही वीर ही ने सुना वह हैरान हो गया और बोलने लगा, मॉल में वाइफ अरमान सिंघानिया की शादी हो गई। तब वीर रायचंद मन मन में सोचने लगा था कि अरमान सिंघानिया की शादी कैसे हो सकती है? उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने तो उसकी होने वाली बीवी के बॉयफ्रेंड को अगवा कर लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस मामले में मैं इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? क्या मुझे उसकी शादी वाले दिन स्विट्जरलैंड जाना था? काश मैंने खुद को रोक लिया होता तो आजा अरमान सिंघानिया मुझसे नीचे होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड को मैंने अगवा करवा लिया था तो वो लड़की अरमान से शादी कैसे कर सकती है? और किसी भी न्यूज़ में इस बात की खबर नहीं आई है। स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी रंजीत ने इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, अरमान सिंघानिया ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है। और सर, एक और बात पता चली है। तब वीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या बात पता चली है? सर, ये पता चला है कि अरमान ने एक मामूली सी लड़की से शादी की है और जिस लड़की से एग्जैक्टली अरमान की शादी होने वाली थी वह शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई थी। उसके बाद सिंघानिया परिवार ने अपने इज्जत बचाने के लिए किसी और लड़की से अरमान सिंघानिया की शादी करवा दी है। अब जैसे भी वीर ने ये सुना वह जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऐसी ही बात है तो इस खबर का हम अब अपने लिए यूज करेंगे और मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार अरमान को जापान और फ्रांस के प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं। ये खबर बम ब्लास्ट जैसी है जिसे हम कल सुबह अरमान के ऊपर फोड़ेंगे। अब वीर रायचंद मन में सोचने लगा था, भले ही तुमने अपनी शादी बचा ली और अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन ये खबर तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि अरमान सिंघानिया के दुल्हन शादी वाले दिन ही फरार हो गई थी। कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोचते हुए वीर रायचंद मुस्कुराने लगा और फिर रंजीत से बोला, मुझे अरमान सिंघानिया को आज नीचा दिखाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इस डेविल किंग का क्या करूं जो कि छुप कर हम पर वार करता है। बहुत जल्द डेविल किंग को मैं अपनी आंखों के सामने अपने घुटनों पर देखना चाहता हूं। जैसे ही वीर ने ये कहा, रंजीत मन ही मन में बहुत सी बातें सोचने लगा, लेकिन अपनी गर्दन नीचे झुका रखा ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ देख ना ले। रंजीत फिर सोचने लगा, वीर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग तो एक तरह का तूफान है जो केवल कुछ ही पलों के लिए नजर आता है और सब कुछ तहस नस करके चला जाता है। वेल, डेविल किंग के बारे में सोचते हुए अपने आप ही रंजीत के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि डेविल किंग कितनी ज्यादा खतरनाक मौत दिया करता था ये बात रंजीत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि डेविल किंग ने वीर रायचंद के कितने सारे आदमियों को बड़े ही बेरहमी और दर्दनाक मौत दी थी। तो इतना ही नहीं, अब लास्ट टाइम लड़कियों को छुड़वाया था
तो जितने भी उनके आदमी थे उनकी बेदर्दी और बेरहमी पिटाई करने के बाद डेविल किंग ने उन सबको जिंदा जला डाला और खौफनाक मौत देकर मार डाला था। ये बात उस चश्मादीद ने खुद बताई थी जो कि वहां से बचकर निकल था, और उसके बाद वीर रायचंद ने उसकी जान ले ली थी। तो तब से रंजीत के मन में डेविल किंग के नाम का खौफ बड़ी ही बुरी तरह से बैठ चुका था। इनफैक्ट रंजीत की भी एक बुरी आदत थी, उसे भी लड़कियों के साथ अय्याशी करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन जब से उसने ये देखा कि डेविल किंग लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों को कितनी खौफनाक सजा दी है, तब से उसने लड़कियों से दूरी बना ली थी। वेल, अब क्योंकि वो काफी ज्यादा डेविल किंग के नाम से डर गया था तो इसीलिए जल्दी वहां से बाहर निकल चुका था। ज्यादा देर तक वो उसके बारे में सोचा नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर आस्था को ठीक 30 मिनट के बाद होश आ गया था, और जैसे उसे होश आया उसका ध्यान अपने आसपास की जगह पर पड़ गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं कोई और दुनिया में है, क्योंकि आस्था के दिमाग ले इस तरह की बेबुनियाद बातें कहीं न कहीं बहुत जल्द उसके दिमाग में आ जाती थी और वह किसी और ही दुनिया के बारे में सोचने लगती थी। उसने सोचा कि जरूर वो मर चुकी है और स्वर्ग में आ गई है, क्योंकि कहीं से भी उसे ये स्पेशल हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वह अस्पताल के बेस्ट वेब रूम में थी, तो जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसीलिए वह अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में हमारा इलाज करा रहे हैं। क्योंकि आस्था के मुंह पर भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही साथ हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। क्योंकि वह कमरा इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था तो उसे तो यही लगा कि जरूर कृष्ण भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया है और उसका वहां पर वह इलाज करा रहे हैं। आस्था चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी थी, कृष्ण भगवान जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, अपना सपना कैसे पूरा करेंगे और हमारे नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे? कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि दरवाजा खुला और तभी अरमान सिंघानिया वहां आया। अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गई। वह सोचने लगी, ये यहाँ क्या भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन में ये सब सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टी सीधे मुंह बनाने लगी। तभी अरमान वहां आया था और उसके पास खड़े होकर कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? तब आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम स्वर्ग में तो आप हमारा पीछे छोड़ देते, वो दुनिया में कम पड़ गई थी जहाँ हमें परेशान किया करते थे। अब आप यहाँ पर स्वर्ग में भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। अब आस्था ने जैसे ही अपने मासूमियत में सारी बातें कहीं, अरमान हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब इस बेवकूफ लड़की को क्या हुआ है, अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है। लेकिन इससे पहले कि अरमानों से कुछ कहता, तभी उसके ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आहान और सुमित वहां आ गए थे। वह आस्था की ओर देखकर कहने लगे, आस्था भाभी कैसी है? गॉड, आपको होश आ गया, अब आप ठीक तो है ना? तब आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी और सोचने लगी कि ये सब भी मर गए हैं क्या और सब एक साथ स्वर्ग में आ गए हैं। आस्था को इस तरह से कोई जवाब ना देता हुआ देखकर वह चारों हैरान थे। तभी ध्रुव आस्था बताने लगा, भाभी आप जानते हैं कि आप मॉल में बेहोश हो गई थी, इसलिए हम आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आई होप आप ठीक हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, हैरान हो गई, कंफ्यूजन में कहने लगी, ये क्या कहा आपने ध्रुव जी? हम अस्पताल में हैं, क्या हम मरे नहीं हैं? क्या हम स्वर्ग में नहीं है? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह की बातें करना शुरू की, ध्रुवाहान और सुमित हैरानी से आंखें फाड़े आस्था को घूर रहे थे। वहीं अरमान मन ही मन में सोचने लगा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें ये अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या इसमें अक्ल नहीं है क्या? आस्था को इस तरह से बातें सुनकर आहान और ध्रुव अब तक खुद पर कंट्रोल किए हुए थे, अब दोनों के कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वही सुमित घूरकर उन्हें देखने लगा था और फिर सुमित आस्था की ओर बढ़ा और कहने लगा, आस्था आप इस वक्त स्वर्ग में नहीं है बल्कि आप हॉस्पिटल में है। जैसा कि आपको इन दोनों ने बताया आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं। अब प्लीज आप हमें ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि सुमित अभी आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था, इसीलिए वह उसका नाम ले रहा था। भाभी भी वो कभी कभी बुला दिया करता था, लेकिन अब उसे एक बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी। तब जल्दी से आस्था ने सुमित का हाथ पकड़ लिया और खुशी से पूछने लगी, सुमित भैया क्या हम वाकई जिंदा है? हमें तो लगा था कि हम अपना सपना पूरा करने से पहले ही मर गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भैया कि आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा है। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस तरह बातें सुनकर अरमान इरिटेट हो चुका था, लेकिन ध्रुव और आहान की हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थी। अब उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अरमान ने उन दोनों को घूर कर देखा और जल्दी से अब दोनों ने हंसना बंद कर दिया था, लेकिन उन मुंह बंद करने के बाद भी उनकी हंसी छूटी ही रही थी, जिसकी वजह से उनके पेट हिल रहे थे। तब आस्था बोली, अब हम ठीक हैं,
अभी हमें ठीक लग रहा है। तब यह अचानक आस्था का ध्यान याद आया कि वह तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसने कपड़े बदल भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में है। हालांकि उसने अपना दुपट्टा लपेट रखा था और अस्पताल की चादर भी उसके ऊपर उड़ाई गई थी, जिसकी वजह से उसका कपड़ा काफी कम दिखाई दे रहा था। लेकिन आस्था जल्दी ही अब ये सोचकर कि उसके सामने सभी के सभी मर्द मौजूद है, उसने अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया था। वही अरमान आस्था को देखकर अब समझ चुका था कि वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है कि जिस तरह से आस्था अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़े को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए अरमान ने जल्दी से ध्रुव और आहान की ओर देखते हुए बोला, तुम सब अब बाहर जाओ। और फिर वह सुमित की ओर देखकर कहने लगा, सुमित एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अब जैसे ही अचानक से अरमान ने आस्था को आफत कहा, सुमित तो हैरान हो गया था, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वही आस्था के हैरानी के मारे आंखें फैल गई थी और वो चिढ़कर कहने लगी, क्या कहा आपने कि आफत? हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं और आप हमें आफत कह रहे हैं? तभी अरमान इरिटेट होते हुए कहने लगा, तुमने अपनी हरकतें, अपनी बातें देखी क्या? बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो तुम, एक नंबर की आफत हो तुम। हाँ आफत, जब से मेरी जिंदगी में आई हो कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करती ही रहती हो। तब सुमित अरमान के इस तरह अंदाज और उसकी बातें सुनकर हैरान था और साथ ही साथ वह अरमान और आस्था की फाइट को एंजॉय कर रहा था। और वह सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया जो कि अपना एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचता है। आज वो बच्चों की तरह आस्था के साथ झगड़ रहा था, उसे डांट रहा था क्योंकि अरमान अपने इमोशंस जता रहा था। ये देखकर सुमित को काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं चाहता था और जल्दी वो वहां से बाहर निकल चुका था। तब सुमित को इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता हुआ देखकर ध्रुव और आहान कहने लगे, क्या बात है, आप ब्लश कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? ऐसा क्या हुआ है आखिरकार अंदर? सुमित इरिटेट होते हुए कहने लगा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ये देखो कि आकाश कहाँ चला गया है और आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। तब ध्रुव ने जल्दी से कहा, वह मैंने कपड़े ले लिए हैं क्योंकि आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की मदद जो भी मुझे ठीक लगा वो सारे कपड़े मैंने ले लिया है। और साथ के साथ कुछ बैग्स, फुटवियर, कुछ ज्वेलरी जो भी सेल्स गर्ल्स ने रिकमेंड किया मैंने वो सब खरीद लिया है। अब जो भी उसमें भाभी को पसंद आएगा भाभी रख लेंगी, जो नहीं आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और वो कपड़े मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, उन्हीं में से कोई एक सूट लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव जल्दी ही गाड़ी की ओर जाने लगा। तब ध्रुव आहान की समझदारी देखकर मन मन में उसकी दाद दे रहा था। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर लंबी लंबी सांस लेने लगी और उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठा दिया था। बार बार रश्मि सोच रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आकाश पर इस तरह से हाथ चाहिए नहीं उठाना चाहिए था।